एमईवीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि है क्लास 12 से। तो जैसे कि चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा कि जो चार्ज था उसमें वो रेस्ट पोजीशन में था, तो इसलिए उसे क्या कहा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहें या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम पढ़ेंगे वो चार्ज की मोशन स्टेट को पढ़ेंगे, यानी कि चार्ज इसमें होगा, मोशन में होगा। तो जब चार्ज मोशन में होता है और उसकी हम स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? The study of electric charge in motion. The study of electric charge in motion is called current electricity. तो जब चार्ज मोशन में होता है और उसकी हम स्टडी करते हैं तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंक्लूड किया जाता है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। द फ्लो ऑफ चार्ज throughout the conductor constitute an electric current. The flow of charge across the area per unit time. The flow of charge across the area per unit time is known as electric current. It is denoted by I if delta Q charge flow through the conductor in the area of delta A and T, then I is equals to limit delta T tending to 0, delta Q by delta T equals to dQ by dt. If flow of charge is in steady motion, then I is equals to Q by T. तब करंट क्या होगी? I is equals to Q by T. तो अगर हम करंट की यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ करंट क्या होगी? यूनिट ऑफ चार्ज बाय यूनिट ऑफ टाइम।
ऑफ चार्ज क्या होती है कूलाम, यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं CS सेकेंड इनवर्स, CS इनवर्स यानी कि कूलाम पर सेकेंड क्या यूनिट हो जाएगी कूलाम पर सेकेंड। ऐसा ही सिस्टम में यूनिट हो जाएगी कूलाम पर सेकेंड। क्या कहते हैं एम्पेयर। कूलाम पर सेकेंड को ही एम्पेयर कहा जाता है। एक और सब मल्टीपल्स यूनिट है जैसे 1 माइक्रो एम्पेयर। 1 माइक्रो एम्पेयर होता है 10 की पावर -6 एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर होता है 10 to the power -3 एम्पेयर। The order of magnitude of some electric currents we come across in daily life are as follows. Current in domestic appliance is equals to होता है 1 एम्पेयर। करंट कैरिड बाय लाइटनिंग 10 to the power 4 एम्पेयर होता है। और करंट इन आवर नर्व्स, हमारी नर्व्स में जो करंट फ्लो होती है वो 10 to the power -6 एम्पेयर या क्या कहे 1 माइक्रो एम्पेयर होती है। तो अगर डायरेक्शन की बात करें करंट की, तो ये डायरेक्शन जो होती है इसकी कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो इसके अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनली जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू दिस पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर करंट की फ्लो की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो यह क्यों होता है? जबकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने पर इसे क्या कहा जाना चाहिए था? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जो वेक्टर रूल्स होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते। इसमें के एल्जेब्रिक जो रूल्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं, ये इसका कारण है। जैसे कि अगर कोई दो परपेंडिकुलर वायर है, इसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, उसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इनसे जो निकलेगी इनके रिजल्टेंट से, तो वो कितनी होगी? 7 एम्पियर की होगी, जो कि क्या शो करता है कि उनका एल्जेब्रिक सम। जबकि 3 और 4 से वेक्टोरियली कितना होना चाहिए था? 5 एम्पियर, लेकिन जो देखा गया वो कितना होता है? इन दोनों का एल्जेब्रिक सम होता है। तो करंट कितनी होती है इसमें कितनी करंट हो जाएगी? 7 एम्पियर करंट हो जाएगी, जो कि ये प्रूव करता है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू अ फ्लो ऑफ 6.25 into 10 to the power 18 एलिमेंट्री चार्ज पर सेकेंड। हमें क्या शो करना है कि 1 एम्पियर में 6.25 into 10 to the power 18 एलिमेंट्री चार्ज पर सेकेंड क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया है? I इक्वल्स टू कितना है? 1 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6.25, ये हमें शो करना है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। और टाइम कितना दिया है? t इक्वल्स टू है 1 सेकेंड। तो हम I इक्वल्स टू क्या होता है? q/t, और q को क्या लिखते हैं? ne/t। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? हमें निकालना है n, तो I into t इक्वल्स टू ne,
तो n इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू टी बाई ई। I कितना है 1 एम्पेयर है, T कितना है 1 एम्पेयर है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो कैलकुलेट करते हैं 1 बाई, ये पॉइंट हटाने के लिए 0 बढ़ा लेंगे ऊपर 16 और 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी प्लस 19 हो जाएगी। एक 0 और ले लेते हैं 19 से, तो यहाँ कितनी रह जाएगी 18। अब 16 6 96 होता है, डिवाइड कर लेते हैं इसको 4.0 16 2 जा 32 8 0 16 5 जा 80। तो कितना मिला हमको 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 एम्पेयर करंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यही हमें शो करना था। सेकंड देखते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट इफ करंट इज 300 मिली एम्पियर। तो I है हमारा, I कितना गिवन है 300 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, और ये कितना हो जाएगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 एम्पियर। और टाइम कितना है, t गिवन है 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू Q बाई टी, Q होता है Ne बाई टी। हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, तो n निकालने हैं, n इक्वल्स टू क्या होगा I इंटू टी बाई ई। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा I कितनी है हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर, यानी कि इसे कहते हैं 0.3, ये कितना हो जाएगा 0.3 एम्पियर इंटू टाइम, टाइम कितना है 60 सेकेंड है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, ये ऊपर चला जाएगा। इस 0 से डेसिमल कैंसिल, 6 3 जा 18 इंटू 10 टू द पावर 19 प्लस की हो जाएगी, और ये 1.6, इस डेसिमल का एक 0 बढ़ जाएगा ऊपर 16 इंटू 10 टू द पावर 90, तो 180 कितना आ जाएगा 1। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180 को डिवाइड करेंगे 16 1 जा 16 2 0 16 1 जा 16 4 डेसिमल 0 16 2 जा 32 8 0 16 5 जा 80। तो ये मिला हमको 11.25 इंटू 10 टू द पावर 90। तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 1.125 इंटू 10 टू द पावर 20। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1.125 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन। आइए अब देखते हैं ओम्स लॉ। तो on the basis of his experimental observation, a German physicist Georg Siemens Ohm
derived a relationship between electric current and potential difference in 1828. This relationship is known as Ohm's law and can be stated as follows. The current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided the temperature and other physical conditions remain unchanged. तो क्या कहा गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंडक्टर के एंड्स पर जो अप्लाइड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कैसे लिखेंगे इसको, द करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided the temperature and other physical condition remain unchanged. तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, करंट के, या V इक्वल्स टू क्या कहते हैं, RI, जहां पर R क्या है, R एक कांस्टेंट है जिसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, वेयर R इज द कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। Whose independent from V and I, जो कि V और I पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नेचर ऑफ मटेरियल, length and area of cross section of conductor, area of cross section। तो यहां से हम जो है इसको लिख सकते हैं V by I इक्वल्स टू R। ओम्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं, V by I इक्वल्स टू R। R की वैल्यू V और I पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैसे डिपेंड करती है, R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/8, यानी कि ये कहें कि R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A के, और जब R ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमें मिलेगा R इक्वल्स टू ρL/A, जहां रो क्या है, एक कांस्टेंट है, रो क्या है, एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड ऑन द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज एंड शेप। तो यहां से R इंटू ए इक्वल्स टू हो जाएगा रो L, तो रो बराबर हो जाएगा RA/L।
जहां रो क्या है, रो इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो को हम क्या कहते हैं, रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूनिट ऑफ करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर, और इसी को दूसरा नाम क्या देते हैं, ओम। वोल्ट पर एम्पेयर को ही क्या कहते हैं, ओम। तो ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस की वो क्या कहलाएगी, ओम कहलाएगी। और अगर बात करें यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम होती है। एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो क्या हो जाएगा, ओम इनटू मीटर। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओम इनटू मीटर। आइए अब देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। तो किसी कंडक्टर के अंदर अगर हमको करंट डेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट पर, तो वो कैसे डिफाइन की जाती है, द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। तो इसे करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं। तो J क्या हो जाएगा, J हो जाएगा हमारा, क्या कहा गया है इसमें कि किसी पॉइंट पर अगर हमको करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होती है, उस पॉइंट पर जो चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है उस एरिया से, जो कि हेल्ड है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। तो भाई टी को हम क्या कहते हैं, Q बाई टी को कहते हैं I। तो J बराबर क्या हो जाएगा, I बाई A, जहां J क्या है, करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज में होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का मोशन होता है उसी डायरेक्शन में जो है क्या होती है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो इसको वेक्टर J से डिनोट किया जाता है। तो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी करंट डेंसिटी की, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर या एम्पेयर इनटू मीटर टेन टू द पावर -2। तो इसमें जो एरिया हेड था वो परपेंडिकुलर था। तो अगर एरिया जो है परपेंडिकुलर न होकर ये किस चार्ज की डायरेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर एरिया ये है, और अगर ये परपेंडिकुलर न होकर किसी एंगल थीटा पर रखा हुआ हो, तब जो J होगा हमारा वो I बाई AN होगा। I बाई AN होगा, जहां AN क्या होगा हमारा, AN जो है वो थीटा की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा,
a cos थीटा। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर I देखें तो I बराबर हो जाएगा j a cos थीटा, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में रखना चाहे तो ये क्या होगा j डॉट a। cos किसका, cos क्यों आता है, डॉट प्रोडक्ट के कारण। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो हमारी करंट है वो दो वेक्टर क्वांटिटी का क्या है, डॉट प्रोडक्ट होती है। तो अगर इसकी डायमेंशन यूनिट हमने देखा, यूनिट क्या है एम्पेयर इनटू मीटर रेज़ टू द पावर -2। तो अगर डायमेंशन देखें हम, डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी, तो डायमेंशन ऑफ J क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी हमारी एम्पेयर इनटू मीटर रेज़ टू द पावर, मीटर का क्या होता है L होता है, AL टू द पावर -2, AL टू द पावर -2। A किसके लिए है, करंट के लिए है, करंट को डिनोट किया जाता है A में, एम्पेयर होता है। तो डायमेंशन ऑफ J क्या हो जाएगी, AL टू द पावर -2। आइए अब देखते हैं कंडक्टेंस क्या होता है किसी कंडक्टर का। तो किसी कंडक्टर का कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द इज विद विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू इट। और हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल, conductance is the reciprocal of resistance, conductance is the reciprocal of resistance of conductor. It is denoted by capital G, and capital G is equals to 1 by R। तो कैपिटल G क्या है, कंडक्टेंस को कैपिटल G कहते हैं, और इसे कैसे डिनोट करते हैं 1 by R, जहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जैसे कि अगर यूनिट की बात करें इसकी, तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस हो जाएगी 1 by ओम, और ओम इनवर्स कहें या इसी को ही हम कहते हैं मोहो, और दूसरा नाम है इसका सीमेन। ओम इनवर्स कहें, मोहो कहें या सीमेंस एस। तो ये सब जो है कंडक्टेंस की क्या होते हैं, नाम होते हैं, यूनिट्स होती हैं, जिन्हें हम ओम इनवर्स कहते हैं, मोह कहते हैं या सीमेंस कहते हैं। आइए अब देखते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को, रेजिस्टिविटी के या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, तो कंडक्टिविटी क्या कहेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, इट इज डिनोटेड बाय sigma, it is denoted by sigma and defined by sigma equals to 1 by rho. Rho means resistance
तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, जैसे यूनिट ऑफ सिग्मा, तो यूनिट की बात करें तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, और सिग्मा की हो जाएगी ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या कहें हम इसको मोहो इंटू मीटर इनवर्स, और सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी की यूनिट को हम इस नाम से जानते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और मोह इंटू मीटर इनवर्स, और सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। तो ये हमारी कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई। आइए अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो अगर L लेंथ वाला कोई कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ हो, अगर L लेंथ का कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, तो उसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होता है V = EL। L लेंथ का जब कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ होता है, तो उसके सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो V = क्या होता है, EL। और फ्रॉम ओम्स लॉ में हम क्या देखते हैं, V = क्या होता है, IR, जहां पर R अभी हमने क्या देखा, R क्या होता है, ρL/A, R = क्या होता है, ρL/A। तो यहां पर अगर हम I/A देखें इंटू ρL, तो I/A अभी हमने देखा था क्या था, I/A को कहते थे करंट डेंसिटी। क्या कहते थे, I/A क्या थी, हमारी करंट डेंसिटी थी, जिसको J से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगी, J इंटू रो इंटू L। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा, EL = J रो L, EL = क्या मिलेगा हमको, J रो L। जहां L से L कट जाएगा तो E = क्या मिला हमको, J रो। E = क्या है, J रो मिल जाएगा, जो कि क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी क्या होती है, सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, E = ρJ = ρJ। अब जो रो होता है हमारा, अभी हमने देखा था सिंस सिग्मा = क्या था, 1/ρ। तो अगर हम यहां से देखें तो E/ρ = क्या होगा, J होगा। तो यहाँ पर जो 1/ρ है उसको हम क्या लिख देंगे, सिग्मा। तो E × सिग्मा = J। तो J बराबर क्या हो जाएगा हमारा, J बराबर हो जाएगा सिग्मा × E। अब JB और EB क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो J बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा × E। यही क्या है, वेक्टर फॉर्म है किसकी, ओम्स लॉ की। दिस इज इक्विवेलेंट टू V = I।
इक्वल्स टू आई। आइए अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ इज ओबेज many substances under certain condition but it is not a fundamental law of nature। तो इसमें हम जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं, और जो नहीं कहते उन्हें नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। तो अगर हम बात करें ओमिक कंडक्टर की, तो ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? ओमिक कंडक्टर वे होंगे जो ओम्स लॉ को क्या करेंगे? ओबे करेंगे, जिनमें जो V बाई आई है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और V बाई आर कांस्टेंट रहने पर V में और I में यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में जब हम ग्राफ निकालेंगे तो ग्राफ हमको क्या मिलेगा? ग्राफ हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होता है। तो ओमिक कंडक्टर का जो ग्राफ होगा वो हमेशा कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होता है। प्योर मेटल के लिए a metallic conductor for small current and the electrolyte like copper sulfate solution with copper electrode are ohmic conductors। तो अगर प्योर मेटल की बात करें, तो ग्राफ इस टाइप का होता है, और अगर हम CuSO4 सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करें, CuSO4 सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड, तो अगर उसकी बात करें तो वो कुछ जो है इससे कुछ क्या होता है? झुका हुआ होता है। ऐसे ही अगर हम नॉन ओमिक कंडक्टर की बात करें, तो जो नॉन ओमिक कंडक्टर हैं वे ऐसे कंडक्टर होंगे जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। द कंडक्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर्स इज नॉट कांस्टेंट इवन एट अ गिवन टेम्परेचर, रादर इट इज करंट डिपेंडेंट। नॉन ओमिक सिचुएशंस में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन VI ग्राफ does not pass through the origin। यानी कि जैसे कि हमने ओमिक कंडक्टर में देखा था, ग्राफ कहां से पास होता था? ओरिजिन से पास होता था। तो जो नॉन ओमिक कंडक्टर है उसका ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा। और ये VI जो रिलेशन है इसमें अगर देखें तो ग्राफ does not pass through the origin, ओरिजिन से पास नहीं होगा। और जो पोटेंशियल करंट का जो ग्राफ है, जो रिलेशनशिप है पोटेंशियल और करंट का जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा। कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा और नॉन यूनिक होगा। नॉन लीनियर और नॉन यूनिक होगा। तो हमें नॉन ओमिक कंडक्टर कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो लो करंट पर तो क्या होंगे? लो करंट पर ओबे करेंगे ओम्स लॉ को, लेकिन जैसे ही करंट बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे? उनका बिहेवियर जो है वो चेंज होता जाएगा। तो जैसे लो करंट पर ये कंडक्टर जो है, जैसे जैसे इसका करंट बढ़ा वैसे वैसे इसके बिहेवियर में जो है चेंज आता गया, और ये कैसा हो गया? नॉन ओमिक। तो ये कंप्लीटली जो है
ये कंप्लीटली ओमिक कंडक्टर नहीं होते, केवल लो करंट पर ये क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ शो करते हैं। जैसे ही करंट को बढ़ाया जाता है तो इनके बिहेवियर में चेंज होने लगता है और ये कैसे हो जाते हैं, नॉन ओमिक हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। तो जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नियरली 10 to the power 28 per cubic meter. In the absence of any electric field, these electrons are in a state of continuous random motion due to thermal energy. At room temperature, they move with velocities of the order of 10 to the power 5 meter per second. However, these velocities are distributed randomly in all directions. There is no preferred direction of motion. On the average, the number of electrons traveling in any direction will be number of electrons traveling in any direction will be equal to number of electrons traveling in opposite direction. तो जैसे एक मेटल होता है तो उसमें लगभग 10 to the power 28 पर क्यूबिक मीटर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो रैंडमली किसमें रहते हैं, मोशन में रहते हैं। और उनकी रैंडमली मोशन जो होती है वो थर्मल एनर्जी के कारण होती है। जैसे अगर ये कोई मेटल है तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन है जो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं और एक डायरेक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। तो अगर u1 u2 un हमारे पास क्या हो, आर द रैंडम वेलोसिटीज ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी u equals to u1 plus u2 plus un by कैपिटल N, जहां n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है विद एवरेज वेलोसिटी u1 u2 un। u1 u2 un भी क्या है, उनकी एवरेज वेलोसिटीज हैं। और ये क्या हुआ, उन एवरेज वेलोसिटीज का क्या हुआ, एवरेज हुआ 10। तो इस प्रकार से जितने भी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने के कारण जो इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। Thus there is no net flow of charge in any direction। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी डायरेक्शन में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एब्सेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस होने के कारण इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटीज का जो एवरेज है वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब उसमें कोई फ्लो चार्जिंग, कोई चार्ज फ्लो नहीं होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने के कारण इन पर एक फोर्स काम करता है जो इनको क्या कर देता है, एक्सीलरेट कर देता है। तो अब इनकी जो डायरेक्शन थी वो पहले से थोड़ा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब ये जो इनकी डायरेक्शन में जो खिसकाव है, ये इनकी जो डायरेक्शन खिसक रही है इसको कहते हैं हम ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रॉन का अपनी पहले वाली स्थिति से थोड़ा खिसक जाना, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट के कारण। तो ये कहलाता है ड्रिफ्ट। और इसमें जितना टाइम लगता है उनको वो कहलाता है रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। तो अगर हम बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स जो कि क्या होता है, निगेटिव ऑफ ई, कैपिटल ई के बराबर होता है।
in the opposite direction of electric field and undergoes an acceleration is given by, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स काम करता है जो किसके बराबर होता है, F = -E × कैपिटल E, और इस फोर्स के कारण इसमें एक एसिलेशन जनरेट हो जाता है। वो एसिलेशन किसके बराबर होता है, फोर्स बाय मास, A = F/m, और F कितना है हमारा, F है हमारा -E_E/m, तो एसिलेशन कितना हो जाएगा, -E_E/m, जहां m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। As the electron accelerate, they frequently collide with the positive metals ion or other electrons of the metal. Between two successive collisions, an electron gains a velocity component in a direction opposite to electric field. However, the gain in velocity lasts for a short time and is lost in the next collision. At each collision, the electron starts afresh with a random thermal velocity. If an electron having random thermal velocity u1 accelerates for time τ1 before its suffering next collision, then it will attain a velocity which is v1 = u1 + a τ1. u1 + a τ1. Similarly, the velocities of the other electron will be v2 = u2 + a τ2, v3 = u3 + a τ3 and so on. तो जो un हो जाएगी vn बराबर un + τn, a τn। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, द एवरेज वेलोसिटी vd of all the n electron will be the average velocity vd of all the n electron will be vd इक्वल्स टू हो जाएगी v1 + v2 + v3 + vn बाई कैपिटल N। और v1 क्या है हमारी, v1 है u1 + a τ1, u1 + a τ1 + u2 + a τ2 + and so on + un a τn बाई कैपिटल N। इसको हम दो वे में कन्वर्ट कर लेंगे, u1 + u2 + un बाई n + τ1 + τ2 + τn बाई n, और सभी के साथ a। तो फ्रॉम फर्स्ट u1 + u2 + un बाई n कितना हो जाएगा, 0 + a τ, जहां पर where τ = τ1 + τ2 + τ3 + τn, जहां पर टाउ क्या है, बाई n, ये क्या है, इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। द एवरेज टाइम that elapses between two successive collisions of an electron is called relaxation time. For most conductor, it is of the order of 10⁻⁻14 second.
For most conductor, it is of the order of 10 to the power minus 14 second. The velocity gained by an electron during this time is Vd equals to a tau, और a क्या था हमारा, a equals to minus e capital E by m into tau। तो Vd जो है हमारा क्या हो जाएगा, Vd हो जाएगा माइनस ई कैपिटल E बाई m इंटू टाउ। द पैरामीटर Vd इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स of a conductor in the opposite direction of the externally applied electric। आइए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम सपोज कर लेते हैं अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and of uniform cross section A। The electric field E set up inside the conductor is given by E is equals to V by L। Under the influence of electric field, the free electron begin to drift in the opposite direction of electric field with an average drift velocity Vd। तो हम क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। Vd वेलोसिटी के साथ जो है, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, n है। लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू n है। और हमने क्या किया है, एक कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दिया, जिसमें जो कन्वेंशनल चार्ज है उसकी डायरेक्शन ये होगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, और जो कन्वेंशनल चार्ज होगा उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। तो क्रॉस सेक्शन इसका कितना है, A है, और इसमें जो पर यूनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, n। और इस कंडक्टर की जो लेंथ है, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, l। तो यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन लेंथ l ऑफ द कंडक्टर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेंथ l ऑफ द कंडक्टर वो क्या होंगे हमारे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना होगा, A इंटू L। एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और लेंथ कितनी है उसकी, L। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ A इंटू L। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर कितने हो जाएंगे, N इंटू A L। टोटल चार्ज ऑफ कंटेंट इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। अब देखते हैं कि टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज
टोटल चार्ज की बात करते हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा कंडक्टर का, वो होगा ENAL। तो टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू हो जाएगा ENAL। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए NaL। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है E होता है, तो टोटल चार्ज कंटेन कितना हो जाएगा Q इक्वल्स टू ENAL। All the electrons which enter the conductor at the right end will pass through the conductor at the left end in time। कितने टाइम में, एक एंड से एंटर करने पर और दूसरे एंड से पास होने पर जो टाइम होगा वो टाइम t इक्वल्स टू कितना होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा क्या है L है और वेलोसिटी क्या है vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट क्या हो जाएगी, अगर हम करंट निकालें तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q बाई टी, I इक्वल्स टू Q बाई टी। Q कितना है यहाँ पर, Q है हमारा ENAL बाई टी और T कितना आया L बाई vd। तो L से L कैंसिल हो जाएगा तो आएगा ENAVD। तो I जो है अभी कितना मिल गया, I हमारा हो गया ENAVD, जहां VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से हमें ये जो रिलेशन है ये किसमें है, ये रिलेशन हो गया करंट, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ये हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, जहां E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहां पर अगर हम इस A को इधर पहुंचा दें, I बाई A कर दें, तो I बाई A क्या होती है, I बाई A होती है हमारी करंट डेंसिटी। I बाई A क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है, जिसे हम J से डिनोट करते हैं। तो J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ENVD। तो J को हम क्या लिखेंगे, J इक्वल्स टू ENVD। तो ये इक्वेशन जो है वैलिड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ Q। दिस इक्वेशन is valid for both positive and negative values of Q। तो ये जो है Q की निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज के लिए वैलिड होता है। आइए हम देखते हैं डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे डिडक्ट हुआ है। तो when a potential difference V is applied across a conductor of length है, यदि L लेंथ वाले कंडक्टर के एंड्स में हम एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड करें, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इन टर्म्स ऑफ V वो कैसे दी जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ V VD इक्वल्स टू होती है इन टर्म्स ऑफ V। तो VD हम लिखेंगे E बाई M इंटू टॉप। और E को अभी हमने देखा था, E क्या था, E था हमारा V बाई L। E क्या था हमारा, E था हमारा V बाई L। E है V बाई L। If the area of cross section of the conductor is A and the number of electron per unit volume of the electron density of the conductor is N, then the current through the conductor will be। तो I को अभी हमने देखा था कि I इक्वल्स टू क्या होगा, ENAVD।
I इक्वल्स टू क्या था, ENA VD। अभी डेराइव किया था हमने, जो कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो I इक्वल्स टू क्या होता है, ENA VD। अब VD का क्या होगा, VD को यहाँ से रख दीजिए, ENA, और VD की वैल्यू कितनी है, VD हो गया हमारा EV टो बाई M इंटू L। तो यहां से जो है ये क्या बन जाएगा हमारा, E इंटू ई स्क्वायर एन ए टो बाई एम एल। तो I हमें क्या मिलेगा, E स्क्वायर एन ए आई इंटू बी। तो अगर इसको इधर लाएं तो ये क्या बनेगा, I बाई बी इक्वल्स टू ई स्क्वायर एन ए टो बाई एम एल। अब I बाई बी को हम अगर रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या बन जाएगा, V बाई आई। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओम्स लॉ क्या होता है, V बाई आर आई इक्वल्स टू आर। तो V बाई आई जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एल बाई ई स्क्वायर एन ए टो, जहां V बाई आई को क्या कहते हैं, R कहते हैं, जो कि क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है बाई ओम्स लॉ, जो V और I पर डिपेंड नहीं करता। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ml बाई ई स्क्वायर एन ए टो। तो इस प्रकार से